हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में करने वाले हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई कंपैरेटिव, कंपेयर करना, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है कि भाई दो जगह की राजनीति को कंपेयर करना, ठीक है। अब देखिए, राजनीतिक विज्ञान जो है वो कई भागों में विभक्त किया जाता है, कई क्षेत्रों में, कई उपभागों में, कई तुलनात्मक क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। क्रमबद्ध तरीका है। कुछ विद्वान जो है भाई राजनीतिक, तुलनात्मक राजनीति को झंझटों का केंद्र भी बताते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बताते हैं कि भाई इसमें ना कंपेयर करने पे, तुलना करने पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तुलनात्मक प्रणाली को राजनीतिक जांच का एक तरीका बताता है। सभी विश्लेषणों में तुलना का कुछ न कुछ अंश होता है, क्योंकि उसके बिना अलग अलग विशेषताओं को समझा नहीं जा सकता। तुलनात्मक राजनीति हमें यह सिखाती है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। यह इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक कठोरता, तकनीक को भरने की कोशिश करता है, ठीक है। सॉरी। तुलनात्मक सरकार लंबे समय तक उपागम के रूप में रहती है, ठीक है। उपागम मीन्स भाई उसका दृष्टिकोण बना रहता है ना, देखने का नजरिया, तरीका। तुलनात्मक राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि से अपेक्षाकृत एक नया क्षेत्र है, ठीक है। इससे पहले भाई तुलनात्मक राजनीति नहीं था, तुलनात्मक सरकार था, ठीक है। इस क्षेत्र को परिभाषित करना दुष्कर कार्य है, क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। 1980 के दशक तक यह एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंच चुका था जहां से यह आगे नहीं बढ़ सकता था, है ना। लेकिन हाल के वर्षों में तुलनात्मक लोक नीति जैसे नए क्षेत्रों के उभरने के कारण इसमें फिर दिलचस्पी बढ़ने लगी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तुलनात्मक राजनीति और इसका विकास, ठीक है। क्या होता है मोटे तौर पर, तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच प्रमुख राजनीतिक समानताओं और विषमताओं के बारे में जानकारी एकत्र करना है, ठीक है। कुछ साम्यताओं तथा विभिन्नताओं के मिश्रण के परिप्रेक्ष्य में विकास करने का कार्य जो है विश्व की सरकार और जिन स्थितियों में वे संचालित करती हैं उन संदर्भों को स्पष्ट करती है, ठीक है। तुलनात्मक सरकार बिल्कुल शब्द जो है ना वो बहुत ही पुराना शब्द है। तुलनात्मक, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तुलनात्मक सरकार जो है एक पुराना वर्ड है। इसमें ना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो आ जाता है वो एक वास्ट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। जबकि जो तुलनात्मक सरकार है वो बहुत ही सीमित, संकुचित है, ठीक है। जबकि ऊपरी वर्णित तुलनात्मक राजनीति जो शब्द जो है अपेक्षाकृत नया है। परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों के बीच ना अनेक मतभेद उनके नाम से बहुत अलग आगे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, पहले का उल्लेख परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में किया जा सकता है, जबकि दूसरे को आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। अब 1995 में आर.सी. मैक्रेडाइसिस क्या कहते हैं भाई, 1995 में दोनों का स्पष्ट अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि परंपरागत दृष्टिकोण गैर तुलनात्मक है, ठीक है। भाई जो परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में वो बता रहे हैं कि भाई जो परंपराओं से जो दृष्टिकोण आया, ठीक है। परंपरागत दृष्टिकोण क्या हो गया, जो यूनान से, ग्रीक से, यहाँ की सरकारों से जो एक दृष्टिकोण आया, उससे ये बता रहे हैं जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये ना गैर तुलनात्मक है, इसकी ना तुलना नहीं की जा सकती, विवरणात्मक है, ठीक है। पक्षपातपूर्ण है ना, इसमें बायस्ड हो जाता है, गतिहीन है मतलब स्थिर है, इसको मूवेबल नहीं कह रहा है, प्रबंधकीय है, ठीक है ना। इन विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है। तो क्या कह रहे हैं मैक्रेडाइसिस, क्या कह रहे हैं कि भाई इन टॉपिक्स पर चर्चा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। अब परंपरागत दृष्टिकोण क्या है कि भाई ये गैर तुलनात्मक तथा विवरणात्मक था। इसमें मानक पाठ्य पुस्तकों के बाद एक अनेक देशों के विवरण दिए गए थे, परंतु तुलना की बहुत कमी और कोशिश की जाती है, ठीक है। इसलिए यह प्रबंधकीय स्वरूप का हो गया है ना। जैसे हमारे यहाँ देशों के उत्कृष्ट अध्ययन किए गए हैं, परंतु यह समझने की कोशिश नहीं की गई कि किन्हीं खास देशों में क्यों बहुदलीय प्रणाली थी, ठीक है ना। कि भाई अगर कुछ देशों में आप देखो, बहुदलीय प्रणाली क्या होती है, जो बहुत सारे दल से मिलकर बनती है ना। तो अब ये इसमें ये नहीं ध्यान दिया है कि भाई अगर इन देशों में बहुदलीय, अब हमारे देश में भी बहुदलीय प्रणाली चलती है,
अब बहुदलीय प्रणाली चल रही थी, क्यों चल रही है, इस चीज़ पर इसको जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। अथवा किसी एक देश में लोकतंत्र दूसरे देश की तुलना में बेहतर क्यों रहा, है ना। इसका कारण यह था कि परंपरागत दृष्टिकोण दायरे में अपेक्षाकृत कम संकीर्ण था और यह औपचारिक वैधानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, जो कुल मिलाकर राजनीतिक शास्त्र की विशेषता व्यक्त करता है ना। परिणाम स्वरूप जैसा कि इसके नाम का अर्थ क्या होता है ना, यह सरकारों और संस्थाओं की औपचारिक प्रक्रियाओं के अध्ययन तक सीमित था। इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीति दायरे में अपेक्षाकृत व्यापक होती है तथा यह न केवल संस्थाओं को अपने दायरे में कर लेती है बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है ना। जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि भाई कहीं पर धरने दिए जा रहे हैं या कोई वोटिंग सिस्टम का काम है या कहीं पर भी कोई काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो ये सब अपने अपने दायरे में ले लेती है। ठीक है, अब तुलनात्मक राजनीति क्या करती है कि भाई सिर्फ सरकारी नहीं, ये गैर सरकारी कार्यों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भाई परंपरागत जो दृष्टिकोण है, इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत विषयक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यह न केवल राजनीतिक शास्त्र से ग्रहण करता है बल्कि इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र से भी ग्रहण करता है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति क्या कह रहा है कि ये कहाँ कहाँ से विषय लेती है, अध्ययन करती है। भाई समाजशास्त्र से, सोशियोलॉजी से भी लेती है, इकोनॉमी से भी, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, इतिहास से भी ले रही है, हिस्ट्री पर भी जा रही है, एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को टच करती है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा राजनीतिक विज्ञान की शाखा में परिवर्तन के कारण था, कुछ हिस्सा व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण था, है ना, जिसे हम प्रभावित तुलना राजनीति में भी देख सकते हैं। तीसरा क्या था कि भाई परंपरागत दृष्टिकोण संकुचित था। जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो भाई परंपरागत जो दृष्टिकोण था वो श्रिंक्ड था, वो उसका ना कुछ ही क्षेत्र, बहुत ही छोटा क्षेत्र था सोचने का, उसकी जो धारणा थी, उसका सोचने का तरीका बहुत ही छोटा था। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। सन 1950 से 1960 के दशकों में हेरोल्ड लॉसवेल और गैब्रियल आलमंड, ये बहुत ही फेमस थिंकर हैं। ये क्या कह रहे हैं, वे जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को तराशने का बीड़ा उठाया। इन्होंने ना जिम्मा लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई हम इसका अध्ययन करेंगे और गहराई से अध्ययन करेंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या, इसकी डिटेल तक जाएंगे। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को प्रतिस्थापित करने की सबूतों के साथ। ठीक है, अब ऐसे हवा में कोई बात कह देने से तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, ऐसा आप बिलीव नहीं कर सकते हो ना कि भाई अब आप बोलोगे भाई अच्छा तुम ये चीज़ कह रहे हो, इसका प्रूफ दो। तो अब आलमंड क्या कह रहे हैं, गैब्रियल आलमंड यही कह रहे हैं कि भाई हम इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे, है ना। अध्ययन क्या होता है, आप तथ्यों के साथ किसी चीज़ को साबित कर रहे हो। तो इनका यही काम था कि भाई हम तुलनात्मक राजनीति को तथ्यों के साथ सबके सामने रखेंगे। ठीक है, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से इनको अलग रखना था इनको। ठीक है, फिर क्षेत्र अध्ययन से इनको अलग रखना था। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, देखो अब तुलनात्मक राजनीति में क्या बता रहा है। तुलनात्मक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ सीमा संबंधी समस्याएं थी। ठीक है, ऐसे मुद्दे देखो, आप न्यूज़ अगर देखते हो तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते रहते हैं, है ना। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, अब ये तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आ गया ये चीज़ भी। ठीक है, भाई अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद हो रहा है तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आ जाता है। ठीक है, और अब भी ये मुसीबतें बनी हुई हैं, आज भी इन टॉपिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं से उठकर बात आती रहती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का आप टॉपिक जानते हैं, लद्दाख का जानते हैं। ठीक है ना, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बीच सामान्य आधार हैं। ठीक है, इनमें से पूर्ववर्ती प्राय विश्व पूंजीवादी प्रणाली के दायरे के अंदर घिरे हुए देशों का प्राय अध्ययन करता है। ठीक है, अब हमको पता है कि भाई अमेरिका जो हुआ है वो पूंजीवादी देश है। ठीक है ना, वहाँ पर पूंजीवादी प्रणाली चलती है। ठीक है, एजी फ्रैंक तथा एमिनुअल और वॉलस्टीन थिंकर क्या कहते हैं, इनका कहना है कि भाई इस प्रणाली का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर निर्भरता तथा कम विकास जैसे दृष्टिकोणों का विकास किया, परंतु यहाँ कई बड़े मतभेद हैं।
ठीक है, कह रहे कि भाई विकास किया, दृष्टिकोणों का विकास किया और निर्भरता का भी किया, ठीक है, कम से कम विकास हुआ, लेकिन इसमें बहुत बड़े मतभेद बने। अब तुलनात्मक राजनीति देशों के बीच राजनीतिक विशिष्ट की तुलना पर गहराई से केंद्रित करते हुए देशों के बीच संबंधों तक ही सीमित नहीं रहते, ठीक है। अब वो केंद्रित करते हुए ही देशों के बीच संबंधों तक सीमित नहीं रहती है, ठीक है, जबकि अन्य के मामले में अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही मुख्य विषय हैं, ठीक है। क्षेत्र अध्ययन दूसरे विश्व युद्ध से के समय से ही तब उठे जब नीति निर्धारण करने के लिए युद्ध के दौरान सामरिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के इतिहास, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना इसके बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहते हैं, बता रहे हैं हम कि भाई तुलनात्मक राजनीति में क्षेत्रों का भी गंभीरता से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब सरकार क्या होता है भाई, अब अगर हम बात करें भाई तुलनात्मक सरकार के बारे में, तुलनात्मक सरकार सिर्फ सरकार तक ही, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है ना, इट इज़ ओनली ऑन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जहाँ गवर्नमेंट की बात आती है, गवर्नमेंट किस पे स्ट्रक्चर किस पे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है, ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया आ जाता है, वहाँ दो सरकारों का कंपैरिजन आ जाता है। लेकिन जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक हो जाता है, इसमें छोटे से छोटे बारीक से बारीक चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये यही चीज़ बता रहा है भाई, तुलनात्मक राजनीति में क्षेत्रों का भी गंभीरता से, गहराई से, यानी कि डेप्थ में जा कर के इसका अध्ययन किया जाता है। अब एक प्रमुख अंतर यह है कि क्षेत्र अध्ययन विशेषतः ऐसे आंकड़े पर्याप्त रूप से उपलब्ध करा सकते हैं जो तात्कालिक घटनाओं को स्पष्ट करता है, ठीक है। अब ये ऐसे आंकड़े, अब क्या विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं कि भाई ये एक ऐसे, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, तथ्य के बिना आप किसी चीज़ को साबित नहीं कर सकते। तो जब इनका अध्ययन गहराई से किया जाता है तो ये अंतर स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, क्षेत्र अध्ययन जो विशेषज्ञ होते हैं वो ऐसे आंकड़े पर्याप्त रूप से उपलब्ध करा सकते हैं जो तात्कालिक घटनाओं को स्पष्ट करते हैं, ठीक है, तथा अपेक्षाकृत गहन प्रवृत्तियों के लिए ऐसे विश्लेषणात्मक तथा सैद्धांतिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें केवल तुलनात्मक राजनीति ही उपलब्ध करा सकती है ना। तो तुलनात्मक राजनीति का इतना महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन इन दोनों उपविधाओं के बीच एक जटिल प्रस्ताव रह जाता है। क्या प्रस्ताव? कि भाई तुलनात्मक सरकार से राजनीति की ओर जो अंतरण होता है उस संबंध में युद्ध के पश्चात तात्कालिक अवधि में दो परिवर्तनों का संकेत मिल सकता है, ठीक है। अब राजनीतिक शास्त्र के विषय के बारे में बात करें तो आंतरिक विकास, दूसरा साम्राज्यवादी क्षेत्र का विस्तारण, ताकि उसमें ऐसे नए राज्यों को शामिल किया जा सके जो उपनिवेशीकरण के पश्चात अस्तित्व में आए, ठीक है। अब 1950 के दशक के अंतिम वर्षों के दौरान राजनीतिक शास्त्र व्यवहारिक क्रांति, यानी कि अब ये एक दो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एक राजनीति होना, जैसे कि हम अगर बात करें भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ना लिखित है, ठीक है, दे दी हैं सारी चीज़ें, लेकिन वो व्यवहार में है या नहीं है ये एक अलग मैटर आ जाता है। तब वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भाई 1950 के दशक में अंतिम वर्षों के दौरान राजनीतिक शास्त्र व्यवहारिक क्रांति द्वारा प्रभावित हुआ, ठीक है। पहले यहाँ बात होती थी, लिखित में होता था, सब कुछ होता था, लेकिन ये व्यवहार में नहीं था। तो 1950 में क्या हुआ, इसकी व्यवहारिक क्रांति आई थी, इससे प्रभावित हुआ, जिसने मानव शास्त्र और समाज शास्त्र को प्रभावित किया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई इसने अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक इच्छा और बहुविभाज्य दृष्टिकोण की आकांक्षा पैदा की, है ना। अब इसको वैज्ञानिक क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। रिसर्च करते हैं तो तथ्य निकल कर आते हैं, कुछ सबूत फैक्ट्स निकल कर आते हैं, उसके बहुत सारी रिसर्च निकल कर आती है, उसके बेस पे हम उस चीज़ को बताते हैं कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये ऐसा नहीं ऐसा है ना। तो यही चीज़ होती है कि भाई ये व्यवहार संबंधी क्रांति का तात्पर्य यह था कि नियमों की तुलना में व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है ना। अब नियम तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में नियम बने हैं, औरतों के लिए भी बने हैं, बच्चों के लिए भी बने हैं, अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी हैं, सब कुछ दिया हुआ है। फिर भी हम रियल लाइफ में, हम जब स्थानीय
सतह पर जब हम उतरते हैं तो हम देखते हैं कि कितना पालन होता है, व्यवहार में कितनी है वो चीज़ें, है ना, तो नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ये अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, नियमों की तुलना में व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों तथा विभिन्न क्षेत्रों में राजनीति के क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में आंकड़ों का क्रमबद्ध तरीके से संग्रह करना आवश्यक पड़ने लगा, है ना। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर प्रणाली जितनी अधिक जटिल होगी, है ना। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रणाली जितनी अधिक जटिल होगी उतनी ही विकसित अथवा आधुनिक है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं जितनी जटिल होगी उतनी ज़्यादा विकसित और आधुनिक होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार मानव समाज अपेक्षाकृत अधिक विशिष्टीकरण और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ता जाता है। राजनीतिक प्रणाली की अवधारणा ऐसी प्रणाली के रूप में की गई जिसमें नीतियों पर अमल की कार्रवाई और अधिक विकास के लिए की जानी चाहिए थी, है ना। अब वो राजनीतिक प्रणाली की अवधारणा को क्या कह रहे हैं कि भाई इसके रूप में नीतियों पर अमल की कार्रवाई की जाए अधिक विकास के लिए, है ना। भाई आप नियम बनाकर छोड़ दो, किसको पता है, किसी को नहीं पता कि क्या नियम थे, क्या अवधारणाएं थी, है ना। तो उसके लिए नियम का व्यवहार में आना अति आवश्यक हो जाता है, तो उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। अब क्या है, संरचनात्मक जो कार्य हैं दृष्टिकोण में इसके पूरक के रूप में समाजशास्त्र से ग्रहण करते हुए मूल्य मुक्त राजनीति शास्त्र तैयार करने का प्रयास किया जो सभी प्रणालियों के बारे में बताता है। सॉरी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भी सभी प्रणालियों ने संतुलन बिंदु तक पहुंचने के लिए साधारण से जटिल या परंपरा से आधुनिक की ओर जाने का प्रयास किया, है ना। तो भाई उन्होंने जो साधारण से जटिल की ओर जाने, यानी कि जो इम्पोर्टेंट था, जो वाक्य में ही रिजल्टेबल था, है ना, उसका अच्छा रिजल्ट आता, भले ही वो मुश्किल था, उस पर अमल करना, उस पर चलना मुश्किल था, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट जो है वो आधुनिक राजनीति ही दे सकती थी, उस पर प्रयास चलने का किया। अब उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की समाप्ति के परिणाम स्वरूप अनेक नए राज्यों के उभरने से इस प्रकार के सिद्धांतों को पनपने का प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अब प्रणालियों के विश्लेषण तथा संरचनात्मक कार्य के ढांचे सभी राजनीतिक प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए यह महसूस किया गया कि विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक विकास, संस्कृति और मूल्यों के स्तर का अध्ययन किया जाना चाहिए। मुख्य दुविधा यह थी कि क्या जिन सैद्धांतिक उपकरणों तथा तकनीकों का इस्तेमाल यूरोपीय सरकारों के लिए किया जाता है, क्या नए राज्यों के अध्ययन के लिए भी उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए अथवा उसके लिए किसी परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुदलीय प्रणाली, संसदीय संघवाद, संसदीय तथा राष्ट्रपतीय प्रणालियों जैसी अवधारणाएं लंबे समय से पश्चिमी सरकारों के तुलनात्मक निरीक्षण के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई पश्चिमी सरकारों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए उपयोगी रही। भाई ये प्रणाली बहुदलीय संसद प्रणाली जो है, जिसमें राष्ट्रपति की प्रणाली है, ये अवधारणाएं जो हैं वो लंबे समय से पश्चिमी सरकारों के, यानी कि पश्चिम से आया। ठीक है ना, ये पश्चिम से आया, इस सरकार का तुलनात्मक निरीक्षण जो है परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। अब क्या गैर पश्चिमी सरकारें, क्या भाई गैर पश्चिमी सरकारों तथा प्रक्रियाओं को अध्ययन करने के लिए उपयोगी रहेंगी भाई, जैसा कि लूसियस पाई ने दावा किया। ठीक है, अब ये देखिए ये थिंकर है यहाँ पर, लूसियन पाई ने दावा किया कि इतिहास तथा संस्कृति की विभिन्नताओं के कारण कोई गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उभरी। ठीक है, लूसियस पाई यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं। अब पूर्व पश्चिम के बीच विभिन्नताओं के मामले में केवल यही रियायत की जा सकती है। देखिए अब आगे क्या बोलता है, जैसे विकासशील देशों को समझने, ठीक है, जैसे विकासशील देशों को समझने के लिए क्रमबद्ध विकास तथा निर्भरता जैसी अवधारणाओं को पश्चिमी देशों के साथ उनके अंतर को
स्पष्ट करने के लिए सामने लाया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक प्रणाली के बारे में बड़े पैमाने पर सिद्धांतों को सामने लाने तथा ग्रेड थ्योरी पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अब जो ग्रेड थ्योरी है, इन चीज़ों को सामने लाने के लिए ग्रेड थ्योरी पर जोर दिया जाता है। ये दृष्टिकोण जो है, ये दृष्टिकोण शुरू से ही लोगों को पसंद नहीं आए। ठीक है, इन्हें यूरोप केंद्रित न्यूनतावादी तथा अति महत्वाकांक्षी कहकर आलोचना की गई। ठीक है, इस पैमाने पर तुलनाएं बहुत कठिन सिद्ध हुई। ठीक है, अब ये जो पैमाना दिया गया था ग्रेड थ्योरी का, ये जो है ना, बहुत ही, इस पर तुलनाएं बहुत कठिन सिद्ध हुई है ना, तो इसको ना लोगों ने पसंद नहीं किया। ठीक है, इसलिए अपेक्षाकृत अधिक विज्ञान की ओर रुझान शुरू हुआ, जिसमें तुलनाओं को कठिन बनाने वाले सांस्कृतिक मतभेदों की उपेक्षा नहीं की गई। ठीक है, और अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर तुलना करने वाले मध्यम स्तर के सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं की गई। अनेक विद्वानों को अपने ही प्रयासों से मोह भंग हो गया। ठीक है, बहुत सारे विज्ञान जो है ना, वो अनसेटिस्फाइड हो गए, अपनी ही जो भी वो कर रहे थे भाई, उनको अपने काम से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। अब देखो, समाजशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश में आलमंड ने यह तर्क दिया था, मिस्टर आलमंड जो थे, उन्होंने यह तर्क दिया था कि भाई ये कि तुलनात्मक राजनीतिक शास्त्र उत्कृष्ट रूप में एक आंदोलन है। आलमंड क्या कहते हैं भाई, राजनीतिक शास्त्र जो है वो उत्कृष्ट रूप में एक आंदोलन है, और यह राजनीति शास्त्र के भीतर उपविभाग नहीं है। ठीक है, ये एक आंदोलन है, ये राजनीति उपविभाग यानी कि ऊपरी सतह नहीं है, ये ऊपरी स्तर पर काम करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत ही गहरी सच्चाई है तुलनात्मक राजनीति, और इस पे ऊपरी सतह पर काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आलमंड यह कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, 1970 के दशक के अंत तक तुलनात्मक राजनीति एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गई। अब यहाँ 1970 तक ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो तुलनात्मक राजनीति है वो एक, उसका एक स्टेटस बन चुका है, वो काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। ठीक है, इसके कुछ हिस्से राजनीतिक सिद्धांतों में शामिल किए गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाई तुलनात्मक राजनीति में ना राजनीतिक सरकार भी आ जाती है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तुलनात्मक राजनीति को एक बहुत ही वास्ट टॉपिक कह सकते हैं आप। ठीक है, इसमें किए गए कुछ हिस्से क्षेत्र अध्ययन के। ठीक है, अगर आप अलग से क्षेत्र अध्ययन करने लगो तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन तुलनात्मक राजनीति में क्षेत्र अध्ययन को भी शामिल किया गया है ना। अपेक्षाकृत और अधिक आशावादी आकलन यह होगा। ठीक है, और यहाँ जो है ना, जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण हुआ आक्रमण सफल था, तो दूसरी ओर सुझाए गए नवीन विकल्प भी सीमाओं को मुक्त नहीं करते, है ना। तुलनात्मक राजनीति के पुनः अभिमुखीकरण से सैद्धांतिक गहराई के रूप में उपविभाग का विस्तार हुआ। ठीक है, साम्राज्यवादी दायरे में ऐसे प्रयास किए गए कि सिद्धांत के माध्यम से बढ़ते हुए लेकिन ज्ञान की हताश भरी संस्था को समेकित किया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपने टॉपिक को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरी दी हुई नॉलेज अवेलेबल हो सके। ठीक है, और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। आप